हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नामित किया गया है। हु इज़ नेम्ड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम। ऑप्शंस देखते हैं, अजय भल्ला, आरिफ मोहम्मद, नजमा हेपतुल्ला या फिर जनरल वीके सिंह रिटायर्ड। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस सब कुछ एक ही कोर्स में कवर कराया गया है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग में, जैसे पीओ का हो गया, फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए, या फिर आप प्राइवेट बैंक में कोई इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग संबंधित, वो सभी इसमें कवर है। तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित, जो कि आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ्स देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ऑलरेडी अपलोड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, जिसमें आप कंप्लीट मटेरियल जो भी हम इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कराया है उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 8448169188 ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको मिलेगा हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किए, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the title of Suryabala's novel that won the 34th व्यास सम्मान 2024? लेखक सूर्यबाला के उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसने 34वां व्यास सम्मान 2024 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो जानी मानी हिंदी राइटर हैं सूर्यबाला, इनका नोवेल है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इसे 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए सिलेक्ट किया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने ये अनाउंसमेंट की है। ये नोवेल 2018 में पब्लिश किया गया था, और जिस कमेटी ने इस नोवेल को चुना है व्यास सम्मान के लिए, उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर रामजी तिवारी ने की है। जो व्यास सम्मान है, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, और हिंदी में किए गए वर्क के लिए ये दिया जाता है, किसी भी इंडियन सिटीजन द्वारा हिंदी में वर्क किया गया हो और पिछले 10 साल में वो पब्लिश हुआ हो। इसमें 4 लाख रुपए की मॉनेटरी प्राइज मिलता है। Who has been appointed as the head of the RBI Committee on Responsible and Ethical AI? जिम्मेदार और नैतिक AI पर RBI समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पुष्पक भट्टाचार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 8 मेंबर की कमेटी सेटअप की है, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल AI हो, तो उससे संबंधित एक कमेटी बनाई गई है 8 मेंबर की, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। और फाइनेंशियल सर्विसेज में फ़िलहाल किस तरह का एडॉप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और किस तरह से हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बना सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। अदर मेंबर्स देखें अगर हम इस पैनल में, तो देवांशी घोष हैं, बलरामन रविंद्रन है, अभिषेक सिंह है, राहुल माथन है, अंजनी राठौर हैं, श्रीहरि नागरालू है और सुवेंदु पाती हैं। ये कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी।
ओसामू सुजुकी हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच कंट्री? ओसामू सुजुकी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से थे? सही आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो ओसामू सुजुकी जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि भारत में मारुति 800 को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनका निधन हो गया है 94 की एज में। ये जापानीज बिजनेसमैन थे और चेयरमैन रहे सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के। कुछ और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। अक्लेम्ड मलयालम ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर और फिल्म डायरेक्टर एम.टी. वासुदेवन का निधन हो गया है, एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 की एज में। मीना गणेश जो कि मलयालम एक्टर रही, थिएटर आर्टिस्ट रही, इनका भी निधन हो गया 81 की एज में। और बाईगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोधिया बाई, इनका भी निधन हो गया 86 की एज में। पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें 2023 में। जाने माने फोक आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्डी दर्शनम मोगलैया, इनका भी निधन हो गया है 73 की एज में। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जाने माने आर्कोलॉजिस्ट के.वी. रमन का भी निधन हो गया है 90 की एज में। The National Financial Reporting Authority (NFRA) recently imposed a penalty of ₹2 crore on which audit firm for lapses in the audit of G Entertainment Enterprises Limited. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऑडिट में खामियों के लिए किस ऑडिट फर्म पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है डेलोइट हस्किंस एंड सेल्स। देखिए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) इसने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है डेलोइट हस्किंस एंड सेल्स पर, और 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर फाइन भी लगाया है, क्योंकि जो जे एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऑडिट हैं उसमें लैप्सेस देखे गए हैं 18-19 से 19-20 के बीच में। तो NFRA ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है CA जानी पर, और इन्हें 5 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर के तौर पर। साथ ही 5 लाख रुपए का लगाया गया है जुर्माना CA राकेश शर्मा पर। इन्हें भी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है ऑडिटर के पद से। According to the RBI report, the gross non-performing assets ratio of scheduled commercial banks declined to what percentage at the end of September 2024? RBI की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर कितने प्रतिशत रह गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2.5%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें बताया गया है कि ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNP रेशो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ये पिछले 13 सालों के लोवेस्ट लेवल पर है, और मार्च 2024 के एंड तक 2.7% रहा है। वहीं सितंबर 2024 के एंड में 2.5% रहा है। जो ग्रोस NP है बैंक्स का ये 2.3% बना हुआ है फाइनेंशियल ईयर, जो कि मार्च 2010-11 पर एंड हुआ था। GNPs of banks reduced by 15.9% ईयर ऑन ईयर। जो GNP है बैंक्स का वो 15.9% से रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, और 4.8 लाख करोड़ रुपीस पहुंचा मार्च 31, 2024 को। अच्छा, अगर हम बात करें बैंक्स का जो नेट NPA रेशो है ये भी डिक्लाइन हुआ है और 0.62% रहा है मार्च 2024 के एंड में। सितंबर 2024 के एंड में जो नेट NPA रेशियो था ये 0.57% रहा है। स्लिपेज रेशो, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली है 2023-24 में, और लगातार तीसरे साल जो स्लिपेज रेशो है प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये पब्लिक सेक्टर बैंक के स्लिपेज रेशो से ज़्यादा रहा है। In the July to September 2024 quarter, India's current account deficit stood at how much in dollar terms? जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है $11.2 बिलियन। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये $11.2 बिलियन रहा है, या फिर हम कहें कि हमारी GDP का 1.2% रहा है जुलाई सितंबर 2024 क्वार्टर में। जबकि अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर की बात करें सेम पीरियड में जुलाई सितंबर 2023 की, तब ये $11.3 बिलियन था, यानी कि 1.3% था GDP का। अप्रैल सितंबर पीरियड में यानी कि जो फर्स्ट हाफ रहा इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट $21.4 बिलियन था, यानी कि GDP का 1.2%। करंट अकाउंट डेफिसिट एक डिफरेंस होता है, यानी कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स कर रहे हैं माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि आपका जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। अगर इस करंट फिस्कल सेकंड क्वार्टर में देखें तो मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है ये $75.3 बिलियन पहुंच गया है
$64.5 बिलियन से 2023-24 में। नेट सर्विसेज रेसिपिएंट ये $44.5 बिलियन पहुंच गया है सेकेंड क्वार्टर में। एक साल पहले 39.9 बिलियन था। जो नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स NRI डिपॉजिट्स जिसे कहते हैं, इसमें $6.2 बिलियन रहा है सेकेंड क्वार्टर में। एक साल पहले $3.2 बिलियन था। प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट्स ये भी इंक्रीज हुई है, 31.9 बिलियन रही है सेकेंड क्वार्टर में। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये $2.2 बिलियन रही है, मतलब आउटफ्लो यानी कि बाहर जो गया है यहाँ से। नेट इनफ्लोस ऑफ FPI मतलब हमारे यहाँ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है इन 19.9 बिलियन रहा है 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर में। What is the projected GDP growth rate for India in the fiscal 2024-25 according to the Finance Ministry? वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.5%। तो इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगी करंट फिस्कल ईयर में 2024-25 में, और 8.2% से एक साल पहले ग्रो की थी हमारी। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अंदाज़ा लगाया है कि 6.5% से ग्रो करने वाली है फिस्कल 25 में। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है जुलाई सितंबर क्वार्टर में, 5.4% से ग्रो की है केवल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कंजम्पशन इतना नहीं हुआ है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ग्रोथ फोरकास्ट अपनी रिवाइज की थी, 6.6% बताया है। इकोनॉमिक सर्वे ने GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी 6.5 से 7%। Which market regulator announced the withdrawal of recognition for the Indian Commodity Exchange Limited? किस बाजार नियामक ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता वापस लेने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है CB। तो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है उसको जो रिकॉग्निशन दिया गया है, जो उसको मान्यता दी गई है, उसको विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है इसने जो ये स्टॉक मार्केट होता है इससे एग्जिट कर लिया है। ICX की अगर हम बात करें तो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, सूरत गुजरात में है ये, और इसको परमानेंट रिकॉग्निशन दिया गया था 2009 में। फॉर्मर मार्केट कमीशन का सेबी में विलय हो गया है 2015 में। उसके बाद जो ICEX है ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बना था सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 के तहत। व्हाट परसेंटेज स्टेक इन अल्ट्राटेक सीमेंट एक्वायरिंग इन स्टार सीमेंट? अल्ट्राटेक सीमेंट स्टार सीमेंट में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है 8.69%। यहाँ पर एक कोमा आएगा, पूछ रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट स्टार सीमेंट में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है 8.69%। तो अल्ट्राटेक सीमेंट माइनॉरिटी स्टेक खरीदेगा 8.69% के, जो प्रोमोटर्स हैं मेघालय बेस्ड स्टार सीमेंट के, इनके द्वारा है। 851 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट विल बाय pick up stakes from राजेंद्र श्यामारिया एंड हिज फैमिलीज होल्डिंग्स। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लीजिए, सीमेंट से संबंधित है। N श्रीनिवासन ने रिजाइन कर दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इंडिया सीमेंट्स के। अडानी ग्रुप एक्वायर करेगा एयर वर्क्स का जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरलोड सर्विसेज है, इनको अडानी वर्क जो है एक्वायर करने वाला है। Which two countries have extended the agreement between the cooperation in science and technology for an additional 5 years? किन दो देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन है चाइना एंड द US। तो चाइना एंड US ने अपना जो कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है इसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह एग्रीमेंट पहली बार 31 जनवरी 1979 को साइन किया गया था चाइनीज लीडर डेंग जियाओपिंग और US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। तो इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि आंसर सबको लगता है कि भारत ही होगा, कहीं ना कहीं भारत ने किसी कंट्री के साथ किया, पर इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर दूसरे दो देशों के बारे में बात कर रहे हो। इसी तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बन जाता है। What is the title of the latest report by the Economic Advisory Council to the Prime Minister on Domestic Migration? घरेलू प्रवास यानी कि डोमेस्टिक माइग्रेशन पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की नवीनतम रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? सही आंसर ऑप्शन है 400 मिलियन ड्रीम्स।
देखिए जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, EACPM जिसे बोलते हैं, इन्होंने एक लेटेस्ट रिपोर्ट अपनी जारी की है जिसका टाइटल है 400 मिलियन ड्रीम्स। इसमें कहा है कि डोमेस्टिक माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने देश में ही लोग जब जा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक माइग्रेशन। तो कह रहे हैं कि ये स्लो हुआ है और जो ओवरऑल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हमारी कंट्री में ये 11.78% रिड्यूस हुए हैं अगर हम सेंसस 2011 से कंपेयर करें। तो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हमारे देश में 2023 में अगर हम बात करें 40.20 करोड़ रहे और 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स 45.57 करोड़ रहे हैं। जो माइग्रेशन रेट है 2011 सेंसस के हिसाब से 37.64% रहा और अब कहा जा रहा है कि 28.88% है। वेस्ट बंगाल और राजस्थान टॉप 5 जो माइग्रेंट स्टेट्स हैं उनमें अपनी जगह फिर से बना पाए हैं और मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल या फिर सेकंड क्लास पैसेंजर हैं जो इंडियन रेलवेज़ के थ्रू इन राज्यों में या इन राज्यों से जो है माइग्रेशन जिन्होंने किया है। अदर 3 स्टेट्स की बात करें तो टॉप 5 में यूपी है, टॉप किया है इसने, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन परसेंटेज शेयर ऑफ द अराइविंग पैसेंजर देखा गया। सबसे ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब अगर हम ग्रोथ की बात करें परसेंटेज के टर्म में। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट्स यहाँ पर परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल माइग्रेंट्स रिड्यूस हुआ है। मुंबई बेंगलुरु अर्बन, हावड़ा, सेंट्रल दिल्ली और हैदराबाद, ये इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा माइग्रेंट अराइवल्स को अट्रैक्ट किया है। वालसाड, चित्तूर, पश्चिम वर्धमान, आगरा, गुंटूर, विलुपुरम, सहरसा, ये टॉप ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जहाँ से लोग गए हैं। अच्छा, जब बात हम कर रहे हैं PM इस प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, तो यहाँ पर आप साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के सुमन बेरी, इनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन बनाया गया है। ये एडिशनल चार्ज दिया गया है क्योंकि इस रोल पर पहले विवेक देबरॉय थे पर उनका निधन हो गया हाल ही में। विच इंडियन टेक इंडस्ट्री बॉडी साइंड एन MOU विद दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर फॉर क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। किस भारतीय तकनीकी उद्योग निकाय ने सीमा पार प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, नास्कॉम। तो इंडियन टेक इंडस्ट्री बॉडी है नास्कॉम, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ। एज पार्ट ऑफ द MOU, द इंडस्ट्री बॉडीज विल एक्सचेंज सेक्टोरल इनसाइट्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए। What is the name of the launch vehicle being assembled by ISRO for the गगनयान मिशंस अनक्रूड फ्लाइट? गगनयान मिशन की मानव रहित उड़ान के लिए इसरो द्वारा असेंबल किए जा रहे लॉन्च वाहन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है HLVM3। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो गगनयान मिशन की मेडेन अनक्रूड फ्लाइट है जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, उसके लिए जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है HLVM3, इसके असेंबली का कार्य शुरू कर दिया है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को एक साथ लगाने का। और ये असेंबली हो रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो आप जानते हैं गगनयान प्रोजेक्ट में क्या है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी इसरो अपनी जांचेगा। एक 3 मेंबर का क्रू लॉन्च करेगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में, 3 दिन का मिशन रहेगा। उनको फिर वापस अर्थ पर भी लाएंगे, इंडियन सी वाटर में उनकी लैंडिंग होगी और 3 अनक्रूड मिशन भी इसमें रहने वाले हैं और 1 क्रूड मिशन रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्रूड मिशन है 2025-27 में होगा। विच टायर ब्रांड हैज़ अपॉइंटेड महेंद्र सिंह धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किस टायर ब्रांड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूरोग्रिप टायर्स। तो यूरोग्रिप टायर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है गोल्डन युग का, जो कि सीनियर सिटीजन रिजॉर्ट है। विच ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी पार्टनर्ड विद लैंडस्कायर टू डिलीवर एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर यूटिलिटीज़? यूटिलिटीज़ के लिए ऊर्जा कुशल समाधान देने के लिए किस वैश्विक IT सेवा कंपनी ने लैंडस्कायर के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए, TCS। तो ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने पार्टनरशिप किया लैंडस्कायर के साथ, जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशन कंपनी है। अच्छा, TCS ने हाल ही में एक बैंक ऑफ भूटान के साथ भी पार्टनरशिप की है, जो बैंक ऑफ भूटान का जो डिजिटल कोर सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो TCS यहाँ पर अपना TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने वाला है।
टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी? महाराष्ट्र। इंडियाज फर्स्ट ETF फॉर कैपिटल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स लॉन्च्ड बाय एडलवाइस म्यूचुअल फंड। Uttar Pradesh has become the first state in India to fully integrate the government e-marketplace platform. PM Narendra Modi addressed a large gathering of the Indian community in Kuwait in a special event, Hala Modi. The Senetic Verses, a controversial book by British Indian novelist Salman Rushdie, is available for purchase in India 36 years after the Rajiv Gandhi government बैंड द वर्क। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। नेम द इंटेल CEO हु रिजाइंड रिसेंटली, विच इंश्योरर लॉन्च स्मार्ट प्लेटिना सुप्रीम प्लान, वेयर वॉज द इनॉग्रल? इंडिया फिलीपींस मैरीटाइम डायलॉग हेल्ड ऑन 13 December 2024. Which country will host the 11th edition of the FIH Hockey Women's Junior World Cup 2025? Which country successfully test-fired its long-range hypersonic weapon, also known as Dark Eagle? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।